तो बच्चों सेकंड चैप्टर जो हमारा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। अब इसके अंदर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो शायद इसमें कई बार ये क्ले वर्क भी पूछा जाता है। क्ले वर्क के बारे में भी आपको बताना होता है। तो मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। आपको पता है कि इंसान जो है वो मिट्टी के साथ तो शुरू से, क्ले के साथ तो शुरू से जुड़ा हुआ है। हमारा जो पूरे जीवन है, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हम मरते नहीं है तब तक, यानी कि ग्रेव यानी कि कब्र, तब तक हमारा मिट्टी से जो नाता है वो जुड़ा ही रहता है। अब जब मेटल्स नहीं थे, जब तक मेटल की खोज नहीं हुई थी, जब हम आयरन और कॉपर की बात करें, जब तक हमारे पास वो नहीं थे, तब तक जो चीज़ें थी वो सिर्फ और सिर्फ क्ले से बनाई जाती थी। जैसे कि बात की जाए ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था क्ले का। और इवन जो बर्तन बनाए जाते थे जिनमें चीज़ों को स्टोर किया जाता था, ग्रेन वगैरह स्टोर किए जाते थे, मिल्क, घी, कर्ड, जो घरों में आजकल हम जो चीज़ें रखते हैं, हम लोग प्लास्टिक के या स्टील के डब्बों का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय ये सब बर्तन जो होते थे ये क्ले के बने होते थे। ज़्यादातर जो किचन की चीज़ें जो होती थी वो क्ले से बनी होती थी। इवन घर जो थे वो भी क्ले से बने होते थे, मिट्टी से, और उनको प्लास्टर किया जाता था कावड़न से। आपने देखा होगा, आज भी अगर गाँव में जाएंगे आप तो मिट्टी के घर होते हैं, दीवारें मिट्टी की होती हैं, छतें जो हैं वो भी घास फूस डालकर मिट्टी से बनाई जाती हैं, और उनको जो प्लास्टर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी की दीवारें तो उनके ऊपर प्लास्टर कैसे होगा, तो गोबर जो है, गोबर के अंदर मिट्टी मिला के उसको लीप दिया जाता है दीवारों के ऊपर। और जब हम खुदाई की हम लोगों ने, तो हमें बहुत सारी ऐसे यूटेंसिल्स मिले जो कि मिट्टी से बने हुए थे, क्ले यूटेंसिल्स, जो कि रेड कलर के थे। कौन से कलर के थे ये? रेड कलर के थे। और ये बिलोंग करते थे लोथल से, मोहनजोदारो और हड़प्पन कल्चर से, यानी कि पुरानी सिविलाइजेशन से हमारे बिलोंग करते थे। उस समय का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन मानी जाती है, वो है पोटर्स व्हील। जो व्हील जिसके ऊपर बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, जो कि एक कुम्हार यूज़ करते हैं, वो जो पोटर्स व्हील है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस माना जाता था उस समय की। तो इनके ऊपर बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन थे वो बनाए जाते थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, और वैसे देखने जाएँ तो कुछ भी ज़्यादा इसमें लर्निंग वाला प्रोसेस नहीं है। यू कैन जस्ट सिंपली राइट द आंसर कि मिट्टी से बनी चीज़ें जो भी उस समय हमको मिली थी वो सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा इसमें पूछा जा सकता है वीविंग के बारे में भी, जिसमें इंपॉर्टेंट जो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पटोला ऑफ पाटन। तो पाटन के पटोले के ऊपर अगर हम एक शॉर्ट नोट पूछा जाए, या राइट द स्पेशलिटी ऑफ दैट, तो पाटन का पटोला जो है, जिसको हम कहते हैं पटोलाज ऑफ पाटन, ये वर्ल्ड फेमस है। ये जो आर्ट है पाटन का, ये लगभग 850 साल पुराना है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूम है, यानी कि इसको बनाने में बहुत समय लगता है। अब जो सिल्क वेयर, जो इस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं पटोला जो है पाटन में, उनको पटोला ऑफ पाटन कहा जाता है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों तरफ पहना जाता है, यानी आप अंदर से भी पहन सकते हैं, बाहर से भी पहन, यानी कि दोनों तरफ से पहना जा सकता है। दोनों तरफ से मतलब कि एक, यानी कि दोनों साइड से आप घुमाकर इसको पहन सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं, शर्ट्स आते हैं, हुडीज आते हैं, जिनको आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं, जैकेट्स आते हैं जिनको आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो ये जो था पटोला ऑफ पाटन, द स्पेशलिटीज व्हाट की इट कैन बी वॉर्न ऑन ईदर साइड, दोनों साइड से इसको पहना जा सकता है। दूसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, इसका कलर जो था वो ओरिजिनल रहता था हमेशा के लिए, वो कभी भी फेड नहीं होता था। इसीलिए इसके ऊपर एक कहावत भी कही गई है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं, यानी कि ये जो डिज़ाइन है वो कभी भी फेड नहीं होगा। कपड़ा भले फट जाए लेकिन इसका डिज़ाइन कभी भी फेड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं पटोला ऑफ पाटन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 2 मार्क में इसमें कई बार पूछा जाता है। तो पटोला के ऊपर जो क्वेश्चन आता है बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इसका जो प्रॉपर जो मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको इसके ऊपर ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं कि इस प्रकार का कपड़ा है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जिसको बनाने में बहुत समय लगता है, और बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अच्छा रहता है, और इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बनाना आसानी से नहीं बनता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, कलर वगैरह सब ओरिजिनल रहता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर अगर देखा जाए क्वेश्चन की बात करें, वैसे तो इसमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बाकी लेदर इंडस्ट्री के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो डेड एनिमल्स की स्किन थी उसको कई तरीके से यूज़ किया जाता था। उनकी डेथ के बाद उनको, उनकी जो खाल है उसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता था। जैसे कि लेदर से बनाई जाती थी मसक। मसक क्या होती है? आपने देखा होगा, जो रेगिस्तानी जगहें होती हैं जहाँ पर,
वहाँ पर लोग पानी ले जाने के लिए एक बैग का यूज़ करते हैं, वाटर बैग होता है, वो बना होता है लेदर से। तो यहाँ पर मशक जो है उसी को कहा जाता है, मशक जो है उसी से बनता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया गया है, कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, इनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है लेदर का। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ जो यूज़ करते हैं, बेलो जो हुक मारने के लिए वो पाइप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर फुटवेयर बनाया जाता है, इवन इससे लेदर की बेल्ट्स होती हैं जो कि हम लोग पहनते हैं वो भी, और एनिमल्स को बांधने के लिए भी। तो लेदर का जो यूज़ है वो कई तरीके से किया जाता था। शील्ड्स भी बनाई जाती थी, यानी कि ढाल होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं युद्ध के समय, ढाल, वो भी इससे बनाई जाती है। लेदर इंडस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर, वो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। और राजस्थान की मोजड़ी हो गई, जूते, पर्स, बेल्ट्स, और ये सब चीज़ें इसी से बनाई जाती हैं। तो लेदर इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत हार्ड नहीं है, इजीली यू कैन राइट, बिकॉज वी यूज मैनी थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम लेदर। आगे देखा जाए तो इसके अंदर एनिमल वर्क के ऊपर भी कई बार पूछा जाता है, एनिमल वर्क। तो यहाँ पर आप इसके रिलेटेड भी आंसर लिख सकते हैं। एनिमल वर्क जो डायमंड बीड वर्क ये सारा एक साथ दिया गया है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ एनिमल वर्क के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर सिर्फ हमें एनिमल वर्क के बारे में ही लिखना है। अब ज्वेलरी जो रहती है उसमें भारत का स्थान जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी का उपयोग सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से भारत देश में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट कारीगर मिलते हैं किस चीज़ के, एनिमल वर्क के। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, एनिमल वर्क मीन्स, एनिमल वर्क होता क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं या सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, उनके अंदर लाल, हरा और नीला जो है ऐसे कलर्स भरे जाते हैं। आपने देखा होगा, आजकल तो खैर ये चीज़ें थोड़ी कम चलती हैं, बट अभी भी अगर आप नॉर्मल किसी दुकान पे जाएंगे, ट्रेडिशनल जो पुराने गांव के लोग जो जहाँ पर जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो सोने चांदी के जो आभूषण रहते हैं, हमारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं, इनके अंदर कलर्स को इनले किया जाता है, डाला जाता है, किस प्रकार से इनके अंदर कलर फिल किए जाते हैं, इसी को कहा जाता है एनिमल वर्क। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हर एक चीज़ में किया जाता है, यानी कि कोई भी ऑर्नामेंट है उसके अंदर किया जाता है। एक्सपर्ट्स जो हैं इस काम के वो ज़्यादातर पाए जाते हैं जयपुर में, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद जैसी जगहों पे। आगे हम बात करते हैं जरी वर्क की। जरी वर्क भी कई बार पूछा जाता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी कई बार आ भी जाता है। तो जरी वर्क क्या है, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन विद क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड to decorate the clothes. Surat is prominent place for Jari work. Knitting and embroidery of Jardashi work have a unique beauty. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panitar, gharchola, etc. bordered with jari if needed. तो जरी वर्क आपको पता है, जरी क्या करते हैं ये लोग, गोल्ड और सिल्वर के धागे जो होते हैं उससे बनाया जाता है कपड़ा और उसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसी को जरी वर्क कहा जाता है। गोल्ड और सिल्वर से इसको, सिल्वर के थ्रेड से इसको डेकोरेट किया जाता है, यानी कि कपड़ों को, इसी को जरी वर्क कहा जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं गया है यहाँ पर, बट ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं कि जरी वर्क के लिए सूरत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है, और ये बहुत ही सुंदर कपड़ा होता है। सूरत के आर्टिसन जो है वो इसके लिए ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। मेटल वर्क के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वुडन आर्ट भी नहीं। इनले वर्क पूछा जाता है कई बार। इनले वर्क जो है इसको आप इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि इनले वर्क कई बार पूछा जाता है। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर, जो हमारे राजा जो लोग थे राजशाही परिवार से, वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनने के बड़े शौकीन होते थे, जैसे कि वो हर एक तरह के मतलब बड़े बड़े हार वगैरह, ताज पहनते थे, वो सब चीज़ें वो लोग पहनना पसंद करते थे। अब इनके अंदर प्रेशियस जेम्स लगे होते थे, यानी कि कीमती पत्थर लगे होते थे, जैसे कि डायमंड हो गया, पर्ल्स हो गए, रूबीज हो गए, एमराल्ड हो गया, ये सब पत्थर उसके अंदर लगे होते थे। अब ये जो इनको लगाने का जो काम है इसी को इनले वर्क कहा जाता है। एनिमल वर्क और इनले वर्क में क्या फर्क है आप समझ गए होंगे। एनिमल वर्क के अंदर वो जो ऑर्नामेंट्स थे उनके अंदर कलर भरा जाता था, उसको एनिमल वर्क कहा जाता है। लेकिन अगर हम डायमंड और इन चीज़ों को अगर जड़ के बनाए जाते हैं, जो आभूषण जो जड़े जाते हैं, हीरे मोती और कीमती पत्थर, उस वर्क को कहा जाता है इनले वर्क। अकीक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है अकीक वर्क। अकीक जो है एक प्रेशियस स्टोन है जो कि वैली एरियाज ऑफ द रिवर, यानी कि घाटियों में पाया जाता है, नदी घाटियों के अंदर। इसके अंदर इट इज़ चीफली कैल्सेडोनिक मिक्सड विद सिलिका, ब्लू और वाइट स्टोन। ये कैल्सेडोनिक होता है जो कि मिक्स होता है सिलिका या फिर ब्लू सिलिका या वाइट स्टोन के साथ।
कार्नेलियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड वेट। इसके अंदर जो एक स्टोन आता है जिसको हम बोलते हैं कार्नेलियन, ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्टोन है, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट, आधा ट्रांसपेरेंसी इसकी काफ़ी 50% रहती है, और ये रेड कलर का होता है। गुजरात की बात करें तो प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज। गुजरात के अंदर ये बड़े छोटे साइज में पाए जाते हैं, रनपुर और सूरत जैसी जगहों पे। ऑल दी स्टोन्स आर सेंट टू खंबात, फिर इनको खंबात भेजा जाता है, वहाँ पर इनको मोल्ड किया जाता है अलग अलग ऑर्नामेंट के अंदर इसको जड़ने के लिए डिज़ाइन के हिसाब से। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। अब इन्हीं कीमती पत्थरों से मालाएं बनाई जाती हैं। तो ये है हमारा अकीक वर्क। तो अकीक वर्क के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं भी, और ये कैल्सिडोनिक होते हैं जिसमें ब्लू सिलिका या फिर व्हाइट स्टोन मिक्स रहता है, और कार्नेलियन इसका एक मेन स्टोन बताया गया है। पेंटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें म्यूजिक वाला ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। अब इसमें भी आपको जो हेडिंग पार्ट है इसमें थोड़ा आप लर्न करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें मेन चीज़ें बताई गई हैं कि जो सामवेदा है उसको वेदा ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, तो ये एसोसिएटेड है म्यूजिक के साथ इसलिए। इसके अलावा जो भारत के जो क्लासिकल मेन रागास बताए गए हैं उसके, वो 5 भी आपको याद करके यहाँ पर नोट करने हैं ताकि आप 5 के बारे में बता सकें। और इसके बाद जो 3, एक चीज़ ये भी आप लिख सकते हैं इसमें कि पंचमुख और लॉर्ड शिवा के पंचमुख से ये 5 राग जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। इसके बाद हमें इसके 3 जो टॉपिक्स हैं मेन वो लिखने हैं, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। ये तीनों चीज़ें हमें लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क में आए, 4 में आए, तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग के बिना नहीं है। तो हेडिंग में 3-4 लाइनें हमको जरूर लिखनी है। उसके बाद संगीत मकरंद, जिसमें हमें लिखना है कि किसने लिखा है और कब लिखा है, ये जितना हमें याद रह पाए उतना हम लिख सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। संगीत रत्नाकर की बात करें तो ये लिखा है पंडित सारंग देव ने, दौलताबाद के रहने वाले थे वो, और उनके बारे में जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं वो हम लिख सकते हैं। संगीत परिजात की बात करें तो इसको पंडित अहोबले ने लिखा है, और कब लिखा गया है ये 1665 में। और इसके बारे में भी, इसके अंदर जितने भी रागस वगैरह बताए गए हैं, जैसे कि 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस बुक के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। बस इसमें आपको ये 3 टॉपिक्स लिखने के बाद, मेनली पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हेडिंग में अपर पार्ट जो रहेगा उसमें थोड़ा 2-4-5 लाइनें लिखने के बाद आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं तीनों को अच्छे से डिस्कस करके यहाँ पर लिखना है। अब आगे जो ये आर्ट ऑफ डांस के बारे में है, अब ये क्वेश्चन जो हैं इसमें अलग अलग तरीके से ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम के बारे में लिखना हो पहले हमको, या फिर कुचिपुड़ी के बारे में लिखना हो, या फिर हमें दिया जाएगा कथकली के बारे में लिखने को, या कथक डांस के बारे में। तो ये अलग अलग डांसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब भरतनाट्यम की बात करें तो तंजौर तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू हुआ है ऐसा माना जाता है, और इसके ऊपर 2 किताबें भी हैं, नाट्य शास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और अभिनव दर्पण जिसे नंदिकेश्वर ने लिखा है। ये भरतनाट्यम का ओरिजिनल सोर्स हैं। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो भरतनाट्यम को जानते हैं। तो यहाँ पर नाम दिया गया है कुछ लोगों का जो कि भरतनाट्यम को जानते हैं, वो है मृणालिनी, साराबाई, गोपी कृष्ण, वैजयंती माला और हेमा मालिनी जैसे लोग जो हैं ये भरतनाट्यम को जानते हैं, इनको ये आता है। कुचिपुड़ी की बात करें फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप कुचिपुड़ी का दे सकते हैं कि कुचिपुड़ी में जो है मेल और फीमेल डांसर्स दोनों जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, और इसके कुछ लोग जो हैं जो मास्टर्स हैं इसके, उनका नाम यहाँ पर दिया गया। कथकली है वो केरला का डांस है, और ये रामायण और महाभारत के ऊपर बेस्ड रहता है, और इसमें ब्यूटीफुल कपड़े पहन के, प्लेटेड अटायर्स पहन के, यानी कि ब्यूटीफुल कपड़े जो काफ़ी फ्लेयरी होते हैं वो पहनकर ये लोग डांस करते हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर ये लोग शो करते हैं, जिसको हम पहचान कर पता करते हैं कि वो कौन से कैरेक्टर का रोल निभा रहा है। फिर ये अपने सर पे या अटायर के ऊपर ये क्राउन भी पहनते हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग पोज देते हैं, अपने हाथों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इवन दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टन विद द लैम्प ऑफ लाइट ऑफ अर्दन लैम्प ओनली, यानी कि इसमें लाइट्स का उपयोग नहीं किया जाता। ये भी देखने वाली बात है कि जो कथकली है उसमें लाइट्स का उपयोग नहीं किया जाता है, सिंपली जो दिया जलाया जाता है मिट्टी का, वो दिया जलाकर रखा जाता है। दिए की रोशनी में जो कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं वो अपने अपने रोल को बताने के लिए
दिए की रोशनी में आकर अपने अपने एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को और पोजेस को देते हैं, ताकि सामने जो पब्लिक है, जो भी देखने वाले लोग हैं, वो उसको देखकर जान जाएं कि ये कौन है। इसके कुछ मास्टर्स की बात करें तो श्री वल्लथोड़, देन कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन एट्सेट्रा, ये कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनको ये डांस आता है। कथक डांस की बात करें तो कथक डांस जो है वो लॉर्ड कृष्ण के जीवन की घटनाओं को हमारे सामने दर्शाता है। इसमें जो डांसर्स होते हैं वो टर्न अराउंड ऑन वन लेग, एक टांग पर वो टर्न होते रहते हैं एंड शो रेफरेंसेस ऑफ डांस, और इस प्रकार से ये डांस करते हैं। वुमेन जो है वो नैरो ट्राउजर्स पहनते हैं और फ्रिल्ड फ्रॉक अटायर, और उनकी जो फ्रॉक रहती है वो फ्रिल्ड रहती है, काफ़ी ज़्यादा घेर वाली रहती है। ये जो डांस है ये पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदनी लखिया जैसे लोगों के द्वारा आज जीवित है। इसके अलावा मणिपुरी डांस वगैरह ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ड्रामेटिक आर्ट की बात की जाए तो ड्रामेटिक आर्ट में भी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रामेटिक आर्ट पूछा जाता है कई बार, लेकिन भवाई डांस जो है उसके बारे में कई बार पूछा जाता है भवाई के बारे में। तो भवाई के बारे में आप ये जो पैराग्राफ है, रिमेंबर डोंट गो विद द डाइजेस्ट और गाइड और एनी कंपेनियन। आप जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया सबसे पहले इसको रीड करिए, फिर एक्स्ट्रा के लिए भले आप कुछ भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। तो ये पूछा जा सकता है। फिर ट्राइबल डांसेस के बारे में बात करें तो इसमें आपसे लगभग ट्राइबल डांसेस में आपसे रास और गरबा के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम लोग ये जो ड्रामेटिक आर्ट है वो हम लोग रीड कर सकते हैं, थोड़ा जो ऊपर हमने डिस्कस किया। तो भवाई के बारे में पहले आप देख सकते हैं भवाई क्या है, उसको किसने शुरू किया, इस प्रकार से। उसके बाद हम देख सकते हैं ट्राइबल डांस में गरबा है, तो इसके बारे में आप गुजरात में हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं इनके बारे में लोकली। और जो रास है ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गरबा और रास जो है इन दोनों के ऊपर अगर हम थोड़ी थोड़ी लाइनें लर्न कर लें तो मेरे ख्याल से दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। हाँ, बाकी ये तो जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए ये तो ब्रीफ आंसर्स हैं, जिनमें से छोटे और बड़े दोनों तरह के आंसर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए कि वन वर्ड आंसर्स की बात की जाए तो वो उसके लिए तो पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, आई विल अगेन सजेस्ट यू कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द बुक। बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक रीड नहीं कर रहे हैं देन यू आर लूजिंग द मार्क्स। तो डोंट गो विद द डाइजेस्ट और रिफ्रेशर। आप सबसे पहले किताब को रीड करिए। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ये इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको आप अगर कर लेते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। तो इतना बहुत हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक की रीडिंग करिएगा ताकि अंदर से जो वन वर्ड आंसर्स पूछे जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं।